महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हम अपनी जिंदगी में खुशियां पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं और ऐसे में कभी कभी हमसे हो जाती है कुछ गलत हरकतें, और ये गलत हरकत हमें पड़ सकती है बेहद महंगी, अपनी जान से भी ज्यादा महंगी। The Grave Dancers। विक्टर, कीरा और डेविस कॉलेज के फ्रेंड थे। कॉलेज के जमाने से ही विक्टर और कीरा के बीच कुछ था जो आगे चलकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बदल गया। मगर समय बीतने के साथ साथ विक्टर ने महसूस किया कि कीरा अलग तरह की लड़की है। वो स्वच्छंदता ज्यादा पसंद करती है, उसे दबाव में रहना पसंद नहीं है। इसलिए वो धीरे धीरे कीरा से दूर होने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में आ गई थी मार्था। मार्था के साथ उसने शादी भी करने का तय कर लिया, मगर जब ये बात कीरा को पता चली तो वो उसे सहन नहीं कर पाई। उसने हर तरह से विक्टर को यह जतलाने की कोशिश की कि वो विक्टर से बेहद प्यार करती है। कॉलेज छोड़ने के बाद विक्टर ने एक लॉ फर्म चालू की थी। एक दिन वो उसके लॉ फर्म तक पहुंच गई थी, जहां जाकर उसने काफी उधम मचाया था। मगर इस बात पर विक्टर और गुस्सा हो गया और मार्था के और करीब चला गया। धीरे धीरे दोनों की शादी के बाद समय बीतता गया। कई सालों से विक्टर अपने इन दोस्तों से नहीं मिला था, मगर एक दिन वो आया जब एक बार फिर से उसे इनसे मिलने का मौका मिला। उनके एक दोस्त डेविस, जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उसके फ्यूनरल पर ये सभी सेमेट्री में मिले। वहां से रिसेप्शन पर भी मिलना था। हालांकि फ्यूनरल पर डेविस नहीं आ पाया था, मगर कीरा विक्टर को देखकर खुद को न रोक पाई और उसके सीने से लगकर रो पड़ी। आखिर उनका इतना प्यारा दोस्त मरा था। मगर इस बात ने मार्था को थोड़ा सा परेशान कर दिया। हालांकि मार्था के चेहरे के भाव डेविस ने पढ़ लिए थे, इसलिए वो रिसेप्शन में नहीं जाना चाहता था, मगर मार्था ने जोर दिया कि उसे जाना चाहिए और वो दोनों वहां पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कीरा और डेविस से हुई। इतने सालों बाद मिले दोस्त आपस में बात करने लगे, मगर मार्था ने वहां खुद को उपेक्षित सा महसूस किया। उसने विक्टर से कहा कि वो घर जा रही है, वो रिसेप्शन खत्म होने पर आ जाए। डेविस ने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। डेविस मार्था से बेहद प्यार करता था, मगर मार्था ने उसे रोक दिया। कई सालों बाद मिले दोस्त अपने सारे गिले शिकवे भूल गए और हंसने मुस्कुराने लगे। वहां से तीनों एक होटल में गए, जहां मिलकर खाना खाया। रात करीब 8:30 बजे विक्टर ने कहा, चलो मैं चलता हूं, कल सवेरे बॉम्बे जाना है। डेविस बोला, अरे यार कितने पैसे कमाएगा, इतने सालों बाद तो दोस्तों से मिला है, थोड़ा समय तो और बिता। अरे भाई 8:30 बज रहे हैं, हम लोग शाम 6 बजे से साथ हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा इतना प्यारा दोस्त चला गया। मुझे लगता है हमें उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। थोड़ा और समय बिताना चाहिए मतलब चलते हैं सिमिट्री, उसकी कब्र के पास बैठकर पुराने दिनों को याद करेंगे। क्या बोलती कीरा? मैं तो तैयार हूं, मगर क्या विक्टर मेरे साथ जाएगा? हाँ कीरा, पुराने दिनों को भूल भी जाओ यार,
चलो चलते हैं। तीनों सिमिट्री चले गए और वॉल्टर की कब्र के पास बैठ गए। बातों ही बातों में अचानक ही डेविस ने शराब की कुछ बोतलें निकाल ली। चलो यार, आज पुराने दिनों की तरह चारों दोस्त मिलकर पीते हैं। विक्टर बोला, क्या कर रहा है बे? हाँ, यहां पीना? अरे हमारा दोस्त है, पीने में क्या है। धीरे धीरे तीनों शराब पीने लगे। डेविस एक घूंट खुद पीता, एक घूंट वॉल्टर की कब्र पे डालता। ले यार पी ले, साथ थे तो कितने मजे करते थे। काफी देर इसी तरह बिताने के बाद अचानक विक्टर बोला, मैं और यहां नहीं बैठ सकता, मुझे चढ़ रही है, मैं थोड़ा वॉक लूंगा। कीरा तू मेरे साथ आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाओ भाई, मैं तो वॉल्टर के साथ ही रहूंगा, डेविस बोला। कीरा और विक्टर टहलने के लिए निकल पड़े। कब्र के पास बैठे बैठे अचानक डेविस को एक लिफाफा मिला। अरे ये लिफाफा किसने यहां रख दिया? क्या लिखा है इसमें? उधर कीरा और विक्टर टहलते हुए थोड़ी दूर निकल गए थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी मुझसे अभी नफरत करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो थोड़ी सी इनसिक्योर है। उसे लगता है हमारे बीच अभी कुछ है, जबकि कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कहते हुए अचानक दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी पीछे से डेविस आया। हे फ्रेंड्स, देखो क्या मिला। क्या? एक कागज है जो वॉल्टर की कब्र के ऊपर रखा था। सुनो तो क्या लिखा है। क्या लिखा है? कुछ कविता सी है। कब्र में सोने वालों को कुछ खुशियां तो दे जाओ, अपनी जिंदगी के हंसी खुशी के पल यहीं पर मनाओ। मेरी बात मानो, आज की रात कब्रों पर नाचो गाओ, इन आत्माओं के दुख और तड़प को थोड़ा कम कर जाओ। किसने लिखा है पता नहीं, मगर काफी सही बात है। क्या बोलते हो? आज हमारे दोस्त वॉल्टर के साथ नाचते हैं। पागल हो गए हो क्या? कब्रिस्तान में नाचोगे तो क्या हुआ? हर कोई कब्रिस्तान में आके रोता है, हम नाचेंगे। क्यों कीरा? मैं रेडी हूं अगर विक्टर हो। और बातों ही बातों में उन्होंने मोबाइल पर गाना लगा लिया और नाचने लगे। नाचते नाचते शराब के नशे में कब सब भूत होकर सो गए, पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब विक्टर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कॉफी पी रही थी। उसके घर आते ही बोली, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा इंतजार न किया, वरना रात भर जागना पड़ता। हाँ सॉरी डार्लिंग, असली में इतने सालों बाद दोस्त मिले थे ना, बातों ही बातों में रात गुजर गई, पूरी रात। हाँ क्या बताऊं, मेरे दोस्त ही ऐसे। अच्छा आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो? अरे सब काम चल जाएगा, कल रात भर जगा हूं, आज सोना है। ओह तो तुमने शराब भी पी थी? हाँ थोड़ी पीनी पड़ी, दोस्तों के साथ समझती हो, कहकर विक्टर नहाने चले गया। मार्था भी ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफी पी ही रही थी कि अचानक उसके कानों में पड़ी किसी औरत के रोने की आवाज। वो चौंक पड़ी। उसने तुरंत ही कॉफी का कप टेबल पर रखा और सीढ़ियों से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी, जहां से वो रोने की आवाज आ रही थी। तभी उसके कानों में पड़े कुछ शब्द। मार डालूंगी तुझे, मैं मार डालूंगी, वो सिर्फ मेरा है। मार्था दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। तब तक विक्टर बाथरूम से बाहर आ गया था। क्या हुआ मार्था? तुमने एक औरत के रोने की आवाज सुनी? नहीं, मगर
कीरा से मिलना ही नहीं चाहिए था। देखो उसने फिर वही सब शुरू कर दिया। कीरा आई थी यहां। और क्या तुम्हें याद नहीं कैसे वो तुम्हारे ऑफिस में पहुंच गई थी? देखो मार्था, वो पुरानी बात है, अब ये सब बातें छोड़ो। उस दिन फिर उन दोनों में ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। रात को दोनों खाना खाकर सो गए। रात को अचानक विक्टर की नींद खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे रखा हुआ पियानो कोई बजा रहा है। उसने एक बार मुड़कर मार्था की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। उसने एक टॉर्च उठाया और सीढ़ियों से धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा जहां पियानो था। पियानो के पास पहुंचते ही वो चौंक गया। पियानो की आवाज आनी बंद हो गई थी, मगर तभी बाहर के दरवाजे में किसी ने जोर से दस्तक दी। विक्टर चौंक पड़ा। इतनी रात गए, कौन हो सकता है? उसने पास ही पड़ा गोल्फ स्टिक उठा लिया। किसी चोर की आशंका से वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मार्था बेडरूम में अभी भी सोई हुई थी, मगर तभी उसके कानों में पड़ी फिर वही आवाज। मार्था हड़बड़ा कर करवट लेकर उस ओर देखी जिधर से आवाज आ रही थी, और उस ओर देखते ही उसके शरीर का खून जैसे जमने को आ गया। उसने देखा एक बहुत ही विवत्स चेहरे की नाइट गाउन पहनी हुई आकृति खिड़की के पास बैठी हुई है, और उसी के पास से आवाज आ रही है। मार्था अचानक बिस्तर से उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, और दौड़ते दौड़ते उसने देखा वो आकृति भी कूद कर उसके बिस्तर से पार उसके पीछे आने की कोशिश कर रही थी। मार्था दौड़ती हुई नीचे सीढ़ियों पर आ गई, जहां विक्टर दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहा था। मार्था अचानक चीखी, विक्टर विक्टर, वो ऊपर है, वो ऊपर है। विक्टर चौंक उठा। अब बाहर जाने के बजाय विक्टर ऊपर जाने लगा। नहीं विक्टर, मत जाओ मत जाओ। तभी विक्टर ने भी सुना उनके सोने के कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। 2 पुलिसकर्मी कुछ ही देर में हाजिर हुए। पूरी घर की तलाशी लेने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को थैंक यू कहा और दोनों घर के अंदर आ गए। तभी मार्था बोल पड़ी, विक्टर, ये कीरा ही है। मार्था, क्या कह रही है तुम? कीरा इतनी रात गए? मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, कल सवेरे बात करते हैं। नहीं, अभी बात करनी है। मार्था विक्टर को लेकर कीरा के घर चल पड़ी। कीरा के घर पहुंचकर उसने जोर जोर से दरवाजा ठकठकाना शुरू किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। मार्था अचानक एक ओर जाने लगी। विक्टर बोला, कहां जा रही हो? पीछे के दरवाजे से अंदर जाएंगे। मार्था, पागल मत बनो, इस तरह किसी के घर में घुसना। अगर वो मेरे घर में घुस सकती है तो मैं भी जाऊंगी। दोनों पीछे के दरवाजे पर पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, घर के हालात देखकर वो चौंक पड़े। घर में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे बहुत बुरी तरह से घर को लूटपाट की गई है। वो चीखते रहे, कीरा 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 कीरा, मगर कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। और तभी अचानक वॉश बेसिन के पास कीरा की खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ था। कीरा! दोनों हॉस्पिटल के लॉन्ज में बैठे हुए थे। अचानक एक डॉक्टर आकर बोले, एक्सक्यूज मी, मिस कीरा के साथ कौन है? जी, हम लोग हैं। अब हम उसके फैमिली फ्रेंड हैं। देखिए, उसकी हालत काफी खराब है। उसके साथ बहुत
क्रूरता के साथ रेप किया गया है और उसके प्राइवेट पार्ट्स में काफी चोट आई है। साथ ही वो मेंटल शॉक की कंडीशन में है। उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में रखता होगा। क्या? मगर आप लोग आते जाते रहिएगा, कहकर डॉक्टर चले गए। विक्टर और मार्था आश्चर्य होकर खड़े थे। विक्टर बोल पड़ा, चलो यह बात तो तय हुई कि वो सब कुछ कीरा नहीं कर रही थी, मगर उसके साथ ये मैं डेलिस को फोन लगाता हूं, उसे भी ये बात पता चलनी चाहिए। ठीक है, मैं उधर इंतजार करती हूं, कहकर मार्था हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ चली गई। कॉरिडोर सुनसान सा ही था। वैसे भी रात के वक्त हॉस्पिटल में ज्यादा लोग तो होते नहीं हैं। विक्टर डेविस को फोन लगा रहा था। मार्था वहां खड़ी हुई थी। डेविस का फोन बज रहा था। अचानक किसी महिला ने फोन उठाया। हेलो, क्या ये डेविस का घर है? मैं उससे बात कर सकता हूं? जी, एक मिनट। अगली आवाज डेविस की थी। हेलो, क्या हुआ? पहले तू बता, ये कौन थी? शादी आदि कर ली? अरे नहीं यार, एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। मगर हुआ क्या? तो तुरंत मेरे घर आ, फिर मैं बताता हूं। फोन कट गया। मार्था कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। अगर कीरा नहीं तो कौन? और कीरा के साथ ये सब किसने किया? पुलिस को ये सब पता लगाना ही होगा। कि तभी उसने महसूस किया पास ही एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ है, जिसमें सफेद चादर में ढकी हुई एक लाश पड़ी हुई है। मगर अगले ही पल मार्था चौंक पड़ी। उस लाश से धीरे धीरे खून बहने लगा था। वो सफेद चादर धीरे धीरे लाल होने लगी थी। खून की मात्रा अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अब चादर से होकर वो जमीन पर रिसने लगी थी। मार्था चौंक पड़ी। उसने आसपास देखकर चिल्लाया, डॉक्टर, डॉक्टर! मगर उस वक्त वहां कोई भी नहीं था। और अगले ही पल जो कुछ हुआ वो बेहद डराने वाला था। उस चादर के अंदर से एक कंकाल जैसा हाथ निकलकर मार्था के हाथ को कसकर पकड़ लिया। मार्था चीख पड़ी। मगर अगले ही पल उसने देखा उसके पास एक खाली स्ट्रेचर पड़ा है। पास ही विक्टर बैठा है और आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ। यहाँ खड़े। मार्था, क्या हुआ? विक्टर, विक्टर, मेरा विश्वास करो, इस स्टेशन में एक लाश थी, उसने मुझे पकड़ा। ओके ओके ओके, चलो हम चलते हैं। दोनों डेविस के घर पहुंच गए। घंटी बजाते ही डेविस ने दरवाजा खोला। आओ तुम लोग। मगर अंदर जाते ही वो दोनों चौंक पड़े। अंदर बहुत सारे टीवी कैमरास और इक्विपमेंट लगे थे और दो अनजान व्यक्ति भी थे। डेविस बोला, ये डॉक्टर कैनिंग है, यहाँ की सबसे बड़ी संस्था के पैरानॉर्मल रिसर्च एक्सपर्ट। मैंने उन्हें बुलाया। नमस्कार। और ये मेरी असिस्टेंट है, सूजी। असिस्टेंट नहीं सर, कलीग। वही समझ लीजिए। मगर आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से डेविस के घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, ये उसने हमें बताया। हाँ, अजीब तरह से आसपास आग लग जाती है, उसी से परेशान था। इन्होंने ऐड दिया था कि जो कोई पैरानॉर्मल घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से कैमरे में रिकॉर्ड कराएगा उसे ये इनाम देंगे, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया। मगर पिछले 10 घंटे से हम लोग यहाँ हैं, कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब देखिए, आप लोगों के आने से अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? ओफो, आप लोग बहस मत करिए, सूजी ने कहा। मगर अब हम यहां नहीं रुक सकते, कहकर डॉक्टर कैनिंग
अपना कैमरा खोल ही रहे थे, मार्था ने कहा, मुझे लगता है ये सही कह रहा है, क्योंकि ऐसी ही कुछ घटनाएं हम भी भुगत रहे हैं। क्या? अगले ही पल शूटिंग की व्यवस्था की गई। सामने विक्टर, मार्था और डेविस सोफे पर बैठे थे। एक और कुर्सी पर डॉक्टर कैनिंग थे। सूजी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो आप लोग मुझे स्पष्ट बताइए कि क्या हुआ। करीब एक हफ्ता पहले अचानक घर से किसी औरत के रोने की आवाज आई थी, मार्था बोल रही थी। उसके बाद एक औरत भी दिखी थी और उस रात तो उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैं भी बताना चाहूंगा कि एक शाम मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, विक्टर बोल रहा था। अब देर तक काम करने की वजह से जरा झपकी आ गई। उस वक्त मेरा बाकी स्टाफ जा चुका था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जैसे मेरे सामने आकर कोई खड़ा हो गया। मैं चौंक पड़ा। फिर लगा झपकी में कोई सपना अपना देखा है, तो ऑफिस बंद करके घर आने लगा। बिल्डिंग की बेसमेंट में चलकर कार की तरफ जा रहा था कि अचानक कोई मेरे पीछे चलकर आ रहा था। और मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, डेविस ने कहा। मगर ये सब शुरू कब हुआ? क्या इसके पीछे कोई घटना? हमारे दोस्त वॉल्टर की मौत हो गई थी। उसके रिसेप्शन के दिन हम लोग देर रात तक साथ थे। उसके बाद से ही। उस रात आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, बस बातें की थी। नहीं, मुझे लगता है सच बता देना चाहिए। उस रात हम डेविस, कीरा और विक्टर वॉल्टर की कब्र पर गए थे। कब्र पर रात को? हाँ, बस ऐसी बैठकर बातचीत की, थोड़ी शराब पी और कुछ नहीं किया। नहीं। हाँ, अरे हमने डांस किया था। डांस किया था? हाँ, एक लेटर मिला था जिसमें डांस करके कब्र में सो रहे लोगों को एंटरटेन करने कहा था। क्या वो कागज आपके पास है? सूजी ने कहा। अरे उस रात हम इतने नशे में आ गए थे कि अपना होश नहीं था। कागज कहां से रहता? मतलब आप लोगों ने वहां डांस किया? डांस नहीं, कब्रों के ऊपर खड़े होकर डांस। क्या आप बकवास कर रहे हैं? आप लोगों ने कब्रों के ऊपर डांस किया? हाँ। ओह शिट। ठीक है, आप लोग संभल कर रहिएगा और कल दोपहर को इस एड्रेस पर आइएगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि कुछ ही दूरी पर सबने देखा, धीरे धीरे जमीन पर अपने आप आग लग रही, जैसे कोई वहां से चलकर गुजर रहा है। सब चौंक पड़े। डेविस बोला, देखिए मैंने कहा था ना आपको। डॉक्टर कैनिंग ने सूजी से तुरंत ही रिकॉर्डिंग करने कहा और एक टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करने लगे। मैं इस वक्त बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें देख रहा हूँ। जमीन पर अपने आप आग लग रही है और स्पष्ट है ये आग पैरानॉर्मल तरीके से लग रही है। काम पूरा होते ही डेविस बोल पड़ा, तो प्रोफेसर मेरा इनाम आप कैश पे देंगे या चेक में देंगे? अगली दोपहर वो तीनों डॉक्टर कैनिंग के ऑफिस चले गए। कार से घर के पास पहुंचते ही अचानक मार्था बोल पड़ी, उफ, इतनी डरावनी सी जगह है। ऑफिस के अंदर ढेर सारे इक्विपमेंट और सामान लगे हुए थे। सभी एक गोल बड़ी सी टेबल में बैठे। सूजी ने एक किताब निकालकर कहा, आप लोगों ने जो किया है वो एक बहुत बड़ा अपराध है। हमने कुछ ओल्ड बुक्स में सर्च किया। किसी की कब्र पर नाचना एक तरह से उसका अपमान करना है और शायद इस अपमान से वो आत्माएं गुस्सा हो गई और इसीलिए आप लोगों पर आक्रमण कर रही हैं। मतलब ये सब, मगर इससे होगा क्या? पुरानी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी की कब्र का अपमान करता है और आत्मा कुपित हो जाती है तो इस खेल का अंत उसकी मौत से ही होगा। मतलब आप लोगों की जान खतरे में।
डॉक्टर कैनिंग बोले। क्या? ओह शिट, वॉल्टर तू मेरा बेवकूफ है, विक्टर बोल पड़ा। तू ही ने कहा था डांस करने के लिए। अच्छा, मैंने डांस करने के लिए कहा था। और तू जो कीरा के साथ कर रहा था, क्या कर रहे थे तुम कीरा के साथ? मार्था पूछ बैठी। कुछ नहीं, बस छोड़ इस बात को। आगे क्या करना है? मुझे पहले पता लगाना होगा कि आखिर कब्रें किसकी है, उसके बाद उसके बारे में कुछ और आगे सोचेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग उस कब्रिस्तान में चलते हैं। वो सभी अपनी गाड़ियों में बैठकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। कब्रिस्तान पहुंचकर वो घूम घूम कर वो जगह खोजने लगे और अंततः ऐसी जगह पहुंच ही गए जहां उस रात वो लोग थे। प्रोफेसर उस जगह को देखकर चौंक पड़े। अब लोगों को डांस करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। मतलब क्या है आपका? आपको पता है, ये बेहद खतरनाक इलाका है। यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं वो खास तरह के क्रिमिनल्स, साइकोलॉजिकली बीमार और पागलों की कब्रें। वैसे कौन सी कब्र में थे आप लोग? जितना हमें याद है, मैं इस कब्र में था और कीरा ठीक मेरे सामने वो वाली कब्र में, और मैं ये वाली कब्र में था, डेविस ने कहा। उन लोगों ने गौर से देखा। जिस कब्र पर विक्टर खड़ा था उस पर लिखा था मार्गरेट थॉमस। कीरा की कब्र में लिखा हुआ था सर डोनाल्ड और डेविस की कब्र में लिखा हुआ था मास्टर जेन। अब सबसे पहले हमें पुरानी हिस्ट्री खंगाल कर इस शहर में पता करना होगा कि आखिर ये लोग कौन है। मैं चाहूंगा कल शाम को आप सब एक बार फिर से मेरे घर आए, मगर उससे पहले अपनी फ्रेंड कीरा को हॉस्पिटल से ले आइएगा। मुझे नहीं लगता है वो वहां सुरक्षित है। कीरा के कमरे में अचानक ही एक नर्स पहुंची। मिस कीरा, मिस कीरा। कमरे में कहीं पर भी कीरा नहीं थी। वो चौंक पड़ी। ग्लूकोज की बोतल अभी भी हैंगर से लटक रही थी और उसकी पाइप जमीन की तरफ थी। अचानक उसने बैठकर देखा, कीरा बेड के नीचे छुपी हुई थी। आप यहां क्यों छुपी हुई हैं? कहते हुए उसने कीरा का हाथ पकड़ा। अचानक चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, उसे पसंद नहीं मुझे कोई छुए। तभी जैसे कमरे में भूचाल सा आ गया। ऐसा लगने लगा तूफान कमरे में आ चुका है। तेज हवा की आवाज और आसपास सामान गिरने लगे और तभी नर्स को लगा एक जोर का झटका जिससे वो दूर छिटक कर गिर गई। उसके शरीर में भयानक चोटें आई। कीरा अचानक चीख पड़ी, छोड़ दो उसे, मत मारो। मगर अगले ही पल नर्स हवा में उड़ी और कमरे का दरवाजा फोड़कर बाहर गिर गई और इसके साथ ही कीरा के शरीर पे भी थप्पड़ों के दाग पड़ने लगे। हॉस्पिटल का स्टाफ वहां आया तो तब तक नर्स बुरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। विक्टर और डेविस कीरा से मिलने गए। वो अपने हॉस्पिटल के कमरे में कांपती हुई बैठी थी। उन्हें देखकर बोली, हेलो, कैसे हो? कीरा, हम तुम्हें लेने आए। कहां जाना है? देखो, बातें बहुत लंबी है, हम रास्ते में तुम्हें सब बता देंगे। अगले दिन वो सब डॉक्टर कैनिंग के ऑफिस में थे। वो कुछ पुरानी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे। देखिए, ये तो तय है कि आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब ये कि अनजाने में ही सही,
आपने जिन कब्रों को छेड़ दिया है वो कुछ बहुत ही खूंखार लोगों की कब्रें थी। सुजी बताओ। देखिए मिस्टर विक्टर, मार्गरेट थॉमस अपने समय की एक बहुत ही फेमस पियानो टीचर थी। बहुत से लोग उसे पसंद करते थे, मगर एक बार एक महिला को उसके घर पियानो सिखाने जाते हुए उसके पति से वो एक तरफा प्यार कर बैठी। उसने उसके पति से प्यार का इजहार भी किया था, मगर जब उससे इनकार मिला, एक दिन कुल्हाड़ी से उसने अपनी उस स्टूडेंट महिला को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और उसके बाद उसके पति की भी हत्या कर दी। जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वो उन्हीं के घर में बैठी हुई पियानो बजा रही थी। जेल में ही उसने आत्महत्या कर ली थी। मास्टर जेन यानी कि मिस्टर डेविस, मास्टर जेन एक साधारण सा बच्चा था, मगर उसे बचपन से आग खेलने की बहुत आदत थी, जिसकी वजह से कई बार घर में एक्सीडेंट हो गया था। मगर एक दिन उसका पूरा घर धू धू कर जल उठा और इसमें जलकर मर गए मास्टर जेन और उसके पूरा परिवार। मगर उसे साइकोलॉजिकल लोगों के बीच क्यों रखा गया? डॉक्टर्स का मानना था कि मास्टर जेन को मानसिक बीमारी थी। उसे आग बेहद पसंद थी और वो कुत्ता कौन है? अचानक ही कीड़ा बोल पड़ी। सर डोनाल्ड अपने समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध जज, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति थे समाज में और उनके फैसले की भी बहुत कदर होती थी। दुनिया की नजरों में एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। चर्च में बहुत सा दान देते थे, धार्मिक आयोजन करते थे और अपनी पत्नी बच्चों के साथ खुश रहते थे। मगर एक दिन उनकी डायरी किसी के हाथ लग गई और उससे खुला वो भयानक राज जो उनके घर के तहखाने में बंद था। उन्होंने शहर की कितनी ही प्रोस्टिट्यूट महिलाओं को वहां जान से मार दिया था। उनकी नजरों में ये पापिनियां थी जिन्होंने पाप किया था, समाज को दूषित किया था और वो उन्हें सजा दे रहे थे। बाद में बेसमेंट की खुदाई के दौरान कई महिलाओं की नरकंकाल पिंजरे में बंद मिले। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। मतलब हम लोग मानसिक बीमारों के आत्माओं की भेंट चढ़ रहे कह सकते हैं ऐसा। ओके, सारी बातों का तो यह है कि इसका कोई तो बचाव होगा। हाँ, एक बचाव है, मगर थोड़ा मुश्किल है। क्या हम सब कुछ करने को तैयार हैं? डेविस ने कहा। आत्माओं को शांत करने का एक तरीका यह है कि उनको कब्र से निकालकर किसी और जगह गाड़ दिया जाए। इससे उनकी जो प्रतिशोध की भावना है वो खत्म हो सकती है। इसके लिए हमें एक बार फिर से कब्रिस्तान जाना होगा और वहां से लाशें निकालनी होगी और जिसका जिसके साथ रिलेशन है उसे उसकी लाश निकालनी होगी। उस रात वो सभी एक बार फिर से कब्रिस्तान पहुंच गए। डॉक्टर कैनिंग कीरा के साथ कब्र की खुदाई कर रहे थे। खोदते खोदते वो कॉफिन निकल आया। उसे खोलते ही एक सड़ी हुई बदबू ने दोनों को अंदर तक झकझोर दिया। अंदर पड़ा हुआ था एक नरकंकाल। डॉक्टर ने कहा, इसे उठाकर झोली में भर लो। सारे हड्डी के टुकड़े उठाना, कुछ भी छूटे ना। मैं जरा दूसरों को भी देखता हूं, कहकर वो कब्र से बाहर निकलने लगे। दूसरी ओर विक्टर कब्र खोदते खोदते जैसे ही कॉफिन खोला, कॉफिन के अंदर एक महिला के नरकंकाल था। मगर अगले ही पल जो हुआ
वो चौंकाने वाला था। विक्टर नरकंकाल को उठाने ही वाला था कि अचानक वो खुद ही उठ बैठी और विक्टर के गर्दन से चिपक गई। विक्टर उससे छुड़ाने के लिए बहुत तड़पने लगा। डॉक्टर ने आवाज सुनी, वो दौड़कर उसकी ओर जाने लगे, मगर दूसरी ओर एक और आश्चर्यजनक घटना घट गई। सूजी और डेविस जिस कब्र को खोद रहे थे, उसकी लाश की हड्डियां इकट्ठा कर डेविस ऊपर आने ही वाला था कि अचानक उस कब्र में तेज आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसने डेविस के पैरों को जकड़ लिया। डेविस किसी तरह से बाहर आया। सूजी ने मिट्टी उठाकर उसके शरीर पर डाला। वो कब्र धू धू करके जल रही थी। अभी ये लोग सब इन बातों में मग्न थे ही कि अचानक कीरा चीखने की आवाज आई। बचाओ! डॉक्टर और विक्टर, जो अब तक उस कंकाल के जकड़ से आजाद हो चुका था, उस ओर दौड़ पड़े, मगर वहां पहुंचकर उनकी सांसें भी थम गई। कीरा न जाने किस तरह से उस ताबूत के अंदर गिर गई थी और आश्चर्यजनक रूप से जमीन दलदली हो गई थी और ताबूत खड़ी हालत में जमीन के अंदर जा रहा था। कीरा चीखती चिल्लाती ताबूत के अंदर से छटका रही थी। डॉक्टर जल्दी उसे बचाना होगा। दोनों कब्र के अंदर कूद पड़े। उन्होंने ताबूत को पकड़कर रोकने की बेहद कोशिश की, मगर अनजानी ताकत उसे जमीन के अंदर खींचती जा रही थी। अचानक ही विक्टर के दिमाग में एक बिजली कौंधी। ताबूत सड़ चुका था, इसलिए उसने ताबूत के ऊपरी हिस्से पर जोर जोर से चोट की। वो टूट गया। उन्होंने कीरा को पकड़ लिया। ताबूत धीरे धीरे जमीन के अंदर समा गया, मगर कीरा बच गया। इसके बाद सारे कंकालों को उन्होंने झोली में भरा, मगर तभी महसूस हुआ कि कोई कब्रिस्तान में आ रहा है। सूजी बोल पड़ी, कोई आ रहा है, चलो 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 यहां से। सभी डॉक्टर के घर के पीछे खाली मैदान में खड़े थे। तीनों लाशों को जमीन खोदकर वहां गाड़ दिया गया था। पहचान के तौर पे लकड़ी के तख्ते पर उनका नाम भी लिखकर रख दिया गया था। डॉक्टर ने कहा, अब आप लोगों के ऊपर का अभिशाप मिट चुका, आप लोगों की जान बच गई, मुबारक हो। विक्टर ने डॉक्टर का धन्यवाद दिया। डेविस भी तहे दिल से उसके धन्यवाद किया। कीरा तो रो ही उठी थी। मार्था ने भी डॉक्टर का धन्यवाद दिया। अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। सब अपने अपने घरों पर चले गए। मार्था और विक्टर अपने घर पहुंचे। उन्होंने डरते डरते घर का दरवाजा खोला, पाया सब कुछ ठीक ठाक है। विक्टर ने कहा, ओफ, अंततः सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, सॉरी डार्लिंग, हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिंदगी में। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। दोनों बेहद खुश थे। रात में वो खा पीकर सो रहे थे। विक्टर मार्था के पास ही लेटा था। मार्था ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। विक्टर ने अचानक कहा, मार्था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे और कीरा के बीच अब कुछ भी नहीं है। तुम अपने दिमाग से ये बातें निकाल देना। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि अचानक बाथरूम से मार्था निकली। वो चौंक पड़ा। अगर मार्था बाथरूम में थी तो उसे अपनी बाहों में किसने रखा हुआ है? वो तुरंत ही बिस्तर से उठा और नाइट बल्ब जलाकर जैसे ही बिस्तर से उतरा, चौंक पड़ा। बिस्तर पर वही भयानक कंकाल आकृति बैठी हुई थी। दोनों समझ नहीं पाए थे। मार्था की तो चीख ही निकल गई थी, मगर तभी हवा के चलने से बाहर से स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी उस कंकाल पर आकर गिरी। चीखते हुए कंकाल वहां से गायब हो गया। तभी विक्टर का फोन बज उठा। उसने कहा, हाँ, हम अभी आ रहे हैं। मार्था, जल्दी चलो। दोनों निकल पड़े। दोनों पहुंचे डेविस के घर, जहां पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी थी। एम्बुलेंस के अंदर डेविड
मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा था। विक्टर और मार्था को देखते ही बोला, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उन लोगों ने देखा डेविस के फ्लैट के फ्लोर में आग लगी हुई थी। अब वो चारों डॉक्टर के पास चले गए। अभी वो डॉक्टर के घर के बाहर ही थे कि डॉक्टर और सूजी दोनों बाहर निकल आए। विक्टर ने गुस्साते हुए कहा, डॉक्टर ये सब क्या था? तुमने तो कहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है आज की रात कहर की आखिरी रात है। कल सवेरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर तुम हमें कहीं भड़का तो नहीं रहे हो? डेविस ने कहा, देखो मैं जो कर सकता था मैंने किया। आज रात एक बार और देख लेते हैं। तो इसका मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? आप सबको एक साथ रहना होगा क्योंकि हमला अकेले अकेले हुआ है। सूजी बोल पड़ी, सब अंदर आइए, मैं यहां अब नहीं रुकने वाला। विक्टर कहकर जाने लगा। उसके पीछे पीछे डेविस चल पड़ा। मगर अचानक ही कीरा ने कहा, डेविस आ जाओ। उसकी बात सुनकर डेविस वापस आ गया। मार्था बोल पड़ी, विक्टर तुम भी आओ। मगर विक्टर किसी भी तरह से आने को तैयार नहीं था। डॉक्टर बोल पड़े, विक्टर आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, मेरे ख्याल से अंदर आ जाइए। वो सभी डॉक्टर के घर के अंदर चले गए। मगर घर के अंदर आते ही साथ डॉक्टर की नजर पड़ी बाहर लगी फेंसिंग पर। वो खिड़की के पास जाकर देखने लगे। सूजी ने पूछा, डॉक्टर क्या हुआ? सूजी, ये फेंसिंग पहले वहां नहीं थी ना? हो सकता है कॉलेज वालों ने बाहर के पेड़ कटवा दिए हों, पेड़ों से ढके हुए थे। हो सकता है, मगर अब यहां बैठकर करेंगे क्या? अंताक्षरी खेलेंगे। विक्टर बोल पड़ा, देखिए करना कुछ भी नहीं है, बस रात के गुजरने का इंतजार करना होगा। पहले ही इतना टाइम बर्बाद हो चुका है, उसके बाद ये मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। मैं चल रहा हूं। मार्था तुम आ रही हो? हाँ मैं चलूंगी। अचानक ही डेविस बोल पड़ा, मार्था तुम नहीं जा सकती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मतलब? शराब पीकर कब्र पर डांस मैंने किया था, ये सब मेरी वजह से हुआ है? ठीक है, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं की थी, मगर अगर उस रात तुम रिसेप्शन से बीच में नहीं चली जाती तो हम लोग न तो सिमेट्री जाते और न ही कीरा और विक्टर वो सब करते। मुझे नहीं लगता डांस की वजह से हुआ है। इन लोगों की वो सब की वजह से ये आत्मा नाराज है। क्या? कीरा और विक्टर? तुम लोगों ने? देखो वो सब। अचानक ही माहौल जैसे बदलता जा रहा था। कीरा और विक्टर के बीच हुई बातों को सुनकर मार्था बहुत ही नाराज हो गई। अचानक ही वो कमरे से जाने लगी। कीरा उसके पीछे पीछे उसे समझाने गई। अचानक ही विक्टर बोल पड़ा, वो दोनों अकेले। सूजी ने कहा, वो अकेले नहीं है, कैमरे की नजर उन पर है, मैं उन्हें देख रही हूं। अब कमरे में सूजी, डॉक्टर, विक्टर और डेविस थे। विक्टर ने डेविस को घूर कर कहा, यह सब बताना जरूरी था, तुमको करना जरूरी था। सीधा कहना तुझे जलन हो रही। मुझे किस बात की जलन होगी? तू कीरा से प्यार करता है, मगर एक डरपोक है, इसलिए आज तक उसे कह नहीं पाया। हिम्मतवर बन, मर्द बन, कह दे उसे, शादी कर ले उससे। शट अप, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अचानक ही वो दोनों भिड़ने वाले थे कि तभी दीवार से आग प्रकट हो गई। पीछे आग लगते देखकर डॉक्टर दौड़ कर गए और फायर एक्सटिंग्विश से आग बुझाने लगे। मगर तभी सूजी चिल्ला पड़ी, वो आ गया, वो आ गया। उधर कमरे में मार्था और कीरा आपस में बात ही कर रहे थे कि जैसे कमरे में तूफान सा आ गया, हर तरफ चीजें उड़ने लगी। अचानक ही कीरा ने कहा, मार्था तुम यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ, और उसे ढकेल कर कमरे से बाहर फेंक दिया। और आश्चर्यजनक तौर पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में जैसे आंधी चल रही थी और एक अजीब सी आवाज आ रही थी। कीरा चीख पड़ी, कुत्ते मार डाल मुझे, तुझे अगर इतनी चिढ़ है तो। और तभी कीरा ने देखा पर्दे के पीछे से
प्रकट हो रही एक बहुत ही भयानक आकृति, जो न इंसान है न कंकाल है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो है क्या। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और अचानक ही जमीन पर पड़ा एक कांच का टुकड़ा अपने आप हवा में लहराने लगा और कीरा के गले पर पड़ा। कीरा के गले से खून का फव्वारा निकल पड़ा था। सूजी चीख पड़ी, उसने मार दिया। वो सभी दौड़ पड़े उस कमरे की ओर जिस तरफ कीरा थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा मार्था जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की और पाया कीरा जमीन पर पड़ी हुई है। उसके गले से बेतहाशा खून बह रहा है। किसी तरह से कपड़े से बांधकर उन्होंने खून को रोकने का प्रयास किया। विक्टर बोल पड़ा, हमें इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। कीरा को गोद में उठाए वो बाहर जाने के रास्ते की ओर दौड़ पड़ा, मगर जैसे ही बाहर जाने का दरवाजा उन्होंने खोला, वो देखकर चौंक पड़े। पूरे घर के चारों ओर लोहे की फेंसिंग आकर लग गई थी। अब किसी भी तरह से वो उस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते थे। ओह शिट, ये क्या? डॉक्टर बोल पड़ा, मुझे महसूस हो रहा था कि फेंसिंग अपने आप करीब आ रही है। मतलब आत्माओं ने अपना काम कर दिया है। वो किसी भी तरह से हमें बाहर नहीं जाने देंगे। चलो अंदर। सब अंदर चले गए। उन्होंने कीरा को सोफे पर लेटा दिया। वो लगभग बेहोश सी हो गई थी। बहुत सा खून बह चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब सारा काम हो गया था तो ये क्यों? वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपका सारा काम असफल हो गया। आत्माएं अपना काम करती जा रही है। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। विक्टर परेशान था। मगर ऐसा हुआ क्यों? डेविस बोल पड़ा। मार्था सोफे पर बैठकर रो रही थी। अचानक सूजी रोने लगी। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी हो रही हो? डॉक्टर ने पूछा। अचानक ही सूजी ने एक बॉक्स खोल दिया और उसे देखते ही वे सब चौंक उठे। उस बॉक्स में थी तीनों कंकालों के सिर। क्या मतलब है ये? मैं चाहती थी कुछ और एविडेंस मिले ताकि हम दुनिया को बता सके कि भूत प्रेत होते हैं, इसीलिए मैंने इसे रख लिया है। शिट, तुम्हारी वजह से वो लोग वापस आ गए हैं। विक्टर चिल्ला पड़ा। कोई बात नहीं, हमें बस इसे ले जाकर बाहर खुली हुई कब्र में डालना है। मैंने एक कब्र खोद रखी है, इसे उसमें डालते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिट! अचानक ही मार्था उठी और उसने एक कसकर थप्पड़ सूजी के मुंह पर मार दिया। तुम्हारी वजह से हम फिर से परेशानी झेल रहे हैं। अब यहां से बाहर कैसे जाएंगे? बाहर जाने का रास्ता तो बंद है। ऊपर से एक खिड़की है जिससे रूफ के थ्रू नीचे उतरा जा सकता है। अचानक ही सूजी बोल पड़ी, मगर अगले ही पल वो सब चौंक पड़े। उनके कानों में आई किसी के पियानो बजाने की आवाज। इस मुसीबत की घड़ी में पियानो कौन बजा रहा है? विक्टर बोल पड़ा। इस घर में इस वक्त हम छयों के अलावा कोई नहीं है। वो सब दौड़कर उस कमरे की तरफ गए जहां पियानो रखा था, मगर वहां पहुंचकर वो चौंक पड़े। उस कमरे से जाने के पहले वो कमरा पड़ता था जहां पर उन्होंने कीरा को छोड़ा था, मगर उस कमरे से खून के निशान पियानो वाले कमरे तक जा रहे थे, जैसे किसी को घसीट कर वहां ले जाया गया हो। और पियानो वाले कमरे में पहुंचते ही वो चौंक पड़े। पियानो के ठीक ऊपर एक महिला बैठकर पियानो बजा रही थी। उसके कपड़े में कई जगह खून के दाग लगे थे। कीरा? अचानक ही डेविस बोल पड़ा। कीरा मर चुकी है। मार्था ने कहा, नहीं, वो मरी नहीं है। डॉक्टर अभी तक अपने साथ हैंडीकैम ले आए थे जिससे उन्होंने शूटिंग करना शुरू कर दिया था। उसने कहा, नहीं, कीरा मर चुकी है, ये कोई और ही है। अचानक विक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कीरा, कीरा, मगर कीरा पर कोई भी असर नहीं था। वो वैसे ही पियानो बजा रही थी।
तभी अचानक डॉक्टर ने पीछे से कहा, मार्गरेट। नाम सुनते ही साथ पियानो का बजना बंद हो गया और उस औरत की आकृति ने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। वो सब चौंक पड़े। इस वक्त उनके सामने थी कीरा की लाश, जिसके अंदर आत्मा थी मार्गरेट की। अचानक भयानक हंसी से वो हंस पड़ी और उसने उठा लिया अपने हाथों में एक तेज धार कुल्हाड़ी, जो पता नहीं उसके पास कहां से आ गई थी। चीखती हुए वो उनकी ओर बढ़ने लगी, मगर वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैर रही थी। वो सब बाहर की तरफ भागे, जल्दी भागो यहां से। मगर इस बीच उन्हें एक बात का ध्यान नहीं रहा। जब वो कीरा के कमरे की तरफ आए थे और कीरा को पियानो बजाते देख रहे थे, इतने में ही अचानक डेविस वहां से दौड़कर दूसरे कमरे में चला गया था और अचानक ही उसके चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो सब चौंक पड़े। वो दौड़कर कमरे से बाहर जा रहे थे और दूसरी ओर कीरा की हवा में तैरती हुई शरीर हाथों में कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे आ रहा था। वो लोग उससे दूर जा ही रहे थे कि अचानक सूजी का पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। और अचानक पीछे से आकर कीरा ने कुल्हाड़ी से एक वार किया और एक चीख के साथ सूजी का सिर 2 टुकड़ों में बट गया। कीरा हंस पड़ी, मगर तब तक वो दौड़कर उस कमरे की तरफ चले गए थे जहां पर डेविस गया था और वो चौंक पड़े। उन्हें महसूस हुआ कि कमरे का दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया है और कमरे के अंदर जल रही आग। डेविस इस वक्त कमरे के अंदर था। चारों ओर आग लगी हुई थी और अचानक एक आवाज आने लगी। और अचानक ही उसने देखा एक नरकंकाल जैसे बच्चे की आकृति पूरे शरीर में आग जलती हुई उसके सामने आ गई। वो चौंक पड़ा। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मगर तब तक पूरा कमरा आग से धधक उठा था। डेविस उस आग में गिरकर चीखता रहा और एक धमाके के साथ पूरा कमरा आग से जल उठा। इस बीच बाहर खड़े प्रोफेसर विक्टर और मार्था भी उस भयानक धक्के से पीछे हट गए। कमरे का दरवाजा टूट चुका था और उससे तेज लपटें बाहर निकल रही थी। मगर तभी विक्टर का ध्यान गया कोने में पड़े हुए उस बोरे पर। वो दौड़कर आग के अंदर गया और बोरे को उठाकर ले आया। अब वो तीनों दौड़ पड़े ऊपर वाले उस कमरे की ओर, जहां से सूजी ने बताया था एक खिड़की रूफ से होकर जमीन तक उतरने में मदद कर सकती है। मगर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही दौड़ते दौड़ते प्रोफेसर जमीन पर गिर पड़ा। प्रोफेसर का शरीर आग से बुरी तरह से झुलस चुका था। मगर अब मार्था और विक्टर को जान बचानी थी। उन्होंने प्रोफेसर को छोड़ा और दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। मगर तभी उन्हें महसूस हुआ पीछे से कीरा आ रही है। वो दोनों दौड़ते हुए किसी तरह से उस कमरे में पहुंचे। विक्टर ने तुरंत ही खिड़की खोली और मार्था से कहा, तुम पहले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, तुम्हें जाना होगा। विक्टर ने जबरदस्ती मार्था को खिड़की से बाहर की तरफ धकेल दिया। मार्था लड़खड़ाकर रूफ पर गिरी और वहां से पलटियां खाते हुए बाहर के लॉन में जाकर गिर गई। विक्टर जल्दी आओ। मगर इससे पहले कि विक्टर खिड़की से उतरता, पीछे कीरा की लाश आ चुकी थी। उसने कुल्हाड़ी का एक तेज वार विक्टर की ओर कर दिया, मगर विक्टर पलटकर उसके उस वार से बच गया। अब दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी। विक्टर किसी तरह से उसकी पहुंच से छूटना चाहता था कि अचानक कीरा की लाश ने उसे एक जबरदस्त धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिर पड़ा और पलटियां खाते हुए सीधा नीचे आकर गिरा। अब उसके सामने मौत नाच रही थी। वो उस घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर एक बार फिर से घर के अंदर आकर गिर गया था और उसने देखा कीरा की लाश हवा में तैरती हुई धीरे धीरे जमीन की तरफ उतर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो वहां से बाहर कैसे निकलेगा कि तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ
और सामने की दीवार टूट गई। मार्था ने एक बड़ी सी जीप दीवार तोड़कर अंदर ला दी थी और उस जीप के धक्के से कीरा भी दूर छिटक कर गिर गई थी। मार्था बोली, जल्दी आओ, जल्दी आओ। विक्टर ने वो बैग हाथों में लिया और दौड़कर गाड़ी में चढ़ गया। मार्था ने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। अब वो दोनों पीछे की लॉन की तरफ जा रहे थे, जहां पर सूजी ने बताया था एक खुली हुई कब्र है। मगर इससे पहले कि वो कब्र के पास पहुंचते, आश्चर्यजनक रूप से तेज आंधियां चलने लगी और एक भयानक शैतानी हंसी उनके कानों में पड़ने लगी, जैसे शैतानी ताकतें उन्हें पूरी तरह से रोकना चाहती हैं। मगर फिर भी उस आंधी में तेजी से कार चलाते हुए मार्था किसी तरह से उस कब्र के पास पहुंच गई। वो दोनों उतरे। विक्टर ने वो नरकंकाल की खोपड़ी अपने हाथों में ली और वो दौड़ पड़ा उस कब्र की तरफ। मगर तभी आश्चर्यजनक रूप से जैसे किसी ताकत ने उसे पकड़ लिया। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक अजीब ही गरीब ताकत उसे पीछे खींच रही थी। अपने आप को न संभालने पाके उसने उस खोपड़ी को जमीन पर ही फेंक दिया और मार्था से कहा, मार्था जल्दी से उस गड्ढे में डालो। मार्था दौड़कर उस खोपड़ी को उठाने गई, मगर तब तक तेज हवाओं में खोपड़ी दूर लुढ़कती चली जा रही थी। मार्था ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की कि अचानक एक अनजानी शक्ति ने उसे एक थप्पड़ मारा। वो उछलकर दूर गिर पड़ी। उसके पैरों में भयानक चोट आई। अब उसका उठना भी मुश्किल था। खोपड़ी तेज हवा में धीरे धीरे लुढ़कती चली जा रही थी। अब उसे कोई भी पकड़ने में समर्थ नहीं था। मार्था के पैरों में भयानक चोट पड़ी थी और विक्टर उस भयानक ताकत के पंजे में फंसता चला जा रहा था। और अचानक उसने महसूस किया जैसे जमीन दलदली होती जा रही है और वो जिंदा ही उस जमीन में दफन होता जा रहा है। कुछ देर में ही उसका पूरा शरीर मिट्टी के अंदर दब चुका था। मार्था को समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या। तभी अचानक प्रोफेसर लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचे और उन्होंने खोपड़ी उठा ली और उसे कब्र के अंदर फेंक दिया, जा नरक में कहते हुए, और लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर पड़े। एक तेज धमाका हुआ जैसे एटम बम फटा हो और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। वो दोनों दौड़कर उस जमीन की ओर बढ़े जहां पर विक्टर जिंदा दफन हो गया था। उन्होंने बड़ी तेजी से जमीन खोदा और विक्टर बाहर निकल आया। वो तीनों इस वक्त लॉन में ही पड़े हुए थे। डॉक्टर कह रहे थे, चलो कहर की रात बीत गई, मुझे कोई हॉस्पिटल पहुंचाएगा। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद वो तीनों छूट गए। इस वक्त विक्टर और मार्था अपने तीनों दोस्तों की कब्र के सामने खड़े थे। विक्टर सोच रहा था कि काश उस रात उसने कब्रों पर डांस न किया होता तो इतनी मुसीबत नहीं भुगतनी पड़ती। अब वो दोनों अपनी कार की तरफ जाने लगे। तभी विक्टर को महसूस हुआ जैसे पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, वहां एक आदमी खड़ा था। मार्था ने पूछा, कौन है वो? पता नहीं, कहकर वो दोनों चले गए। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि अचानक उस आदमी ने अपने जेब से एक लिफाफा निकाला और डेविस की कब्र के ऊपर रख दिया।